नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट देखेंगे 7। और इससे पहले दोस्तों हमने 6 मॉक टेस्ट देखे हैं उत्तराखंड जीके पर। इनको आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। आज का सेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए भी चलेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है शपथ लेता है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको बताना है राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है शपथ लेता है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 159, यानी कि सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। 159 के तहत जो है राज्यपाल जो है शपथ लेता है, इसको याद रखेंगे। और ये सारे मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा की कुल सीटें थी। आपको बताना है राज्य गठन यानी कि उत्तराखंड का जब गठन हुआ था 9 नवंबर 2000, उससे पूर्व विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी। ऑप्शन देखिए 22, 30, 31 या फिर 15। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था टोटल उसका। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट आंसर रहेगा 22। ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें थी, 22 थी। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की कितनी थी, विधान परिषद की कितनी थी, आपकी 9 थी। ठीक है, 9 सीटें। ठीक है, तो 9 सीटें विधान परिषद की थी राज्य गठन से पूर्व और विधानसभा की थी 22। ये टोटल मिला के कितने हो गए, आपके 31 हो गए। ठीक है, तो 31 में से दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने बताया था आपको 31 में से एक जो विधायक है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो कितने बच जाते हैं फिर, -1 करके आपके 30 बच गए। ठीक है, इन 30 विधायकों से ही दोस्तों जो है अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये 30 जो विधायक थे इसमें कितने बीजेपी के थे, कितने सपा के थे, कितने बसपा के थे और कितने कांग्रेस के थे, सारे बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इसमें याद रखेंगे 30 जो विधायक हैं, 30 विधायकों के साथ ही दोस्तों अंतरिम उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। इन 30 में आपको याद रखना है, इसमें 30 में जो है बीजेपी के कितने विधायक थे इसमें। ठीक है, इसमें बीजेपी के थे 23। ठीक है, 23 जो है बीजेपी के विधायक थे। क्लियर है, 23। इसमें 2 कांग्रेस के थे, 3 सपा के, 2 बसपा के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को फिर जो है अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विधानसभा की गठन से पूर्व, राज्य गठन से पूर्व 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। ठीक है, तो इनको मिला के अगर हम बात करें 31, तो इसमें से एक जो है दोस्तों, एक विधायक का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। तो उसके बाद जो है 30 में से मैंने आपको बता दिया, 30 में बीजेपी के 23 विधायक, 2 कांग्रेस के, 3 सपा के, 2 बसपा के। तो यहाँ पर बहुमत जो है बीजेपी का था। तो बीजेपी यानी कि भाजपा का बहुमत होने के कारण भाजपा ने जो है 9 नवंबर 2000 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए, राज्य में 45 यानी कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ। ये भी मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक यानी कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ। ऑप्शन देखिए, अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 या फिर अप्रैल 2003। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा आपका अप्रैल 2001। ठीक है, याद रखेंगे इसको, राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ, अप्रैल 2001 में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको पहले जो डिटेल में जो आपको बताया गया है वहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गढ़वाल के कितने जिले जो हैं कुमाऊं से लगते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं मैं। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या 5। तो आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, गढ़वाल के 2 जिले लगते हैं कुमाऊं से। कौन कौन से लगते हैं 2 जिले, ये आपको याद रखनी है। 2 जिले हैं आपके चमोली और पौड़ी। ठीक है, चमोली और पौड़ी। क्लियर है? तो गढ़वाल के कितने जिले लगते हैं कुमाऊं से? 2 जिले लगते हैं, चमोली और पौड़ी, याद रखेंगे इसको। और कुमाऊं के कितने जिले जो हैं गढ़वाल से लगते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं के 4 जिले लगते हैं आपके गढ़वाल से। कौन कौन से हैं 4 जिले जो गढ़वाल से लगते हैं कुमाऊं के? आपका अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, पिथौरागढ़ और नैनीताल, ये 4 जो हैं कुमाऊं के जिले जो हैं गढ़वाल से लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ये दोनों चीज़ याद रखनी है, पूछे जाते हैं दोस्तों ये। गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? 2 जिले लगते हैं, चमोली और पौड़ी। और कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से लगते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, शिवालिक क्षेत्र जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो राज्य के किस जिले में नहीं फैला है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो शिवालिक क्षेत्र है ये उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसमें आपने बताना है दोस्तों कि किस जिले में नहीं फैला है। ऑप्शन देखिए, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शिवालिक क्षेत्र जो है राज्य के किस जिले में नहीं फैला है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको बता रखा है मैंने दोस्तों, आपने, ठीक है, क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा बागेश्वर। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र जो है दोस्तों बागेश्वर जिले में नहीं फैला है, इसको आपने याद रखना है। बाकी अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल इन जिलों में फैला है। तो याद रखेंगे दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो आप इसको ऐसे समझें, शिवालिक क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ये शिवालिक क्षेत्र जो है दोस्तों ये भाबर के उत्तर का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि भाबर के उत्तर का क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक क्षेत्र। और इसी शिवालिक क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, कई बार जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम क्या है शिवालिक क्षेत्र का? ये मैंने पहले भी बताया, आपका प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। ठीक है, क्या है? मैनाक पर्वत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों इस शिवालिक क्षेत्र को जो है उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? हृदय स्थल। ठीक है, हृदय स्थल कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शिवालिक क्षेत्र है ये उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला है। ठीक है, 3 जिले आपने ऊपर देखे, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। इसके अलावा आपका देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, और हरिद्वार के बाद आपका चंपावत, पौड़ी। तो ये 7 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। शिवालिक क्षेत्र जो है उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शिवालिक क्षेत्र में ग्रीष्म काल में जो है काफ़ी वर्षा होती है। तो मैंने शिवालिक क्षेत्र आपको डिटेल में बता रखा है, और जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इतने आपने जो है फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं शिवालिक क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जिलों में जो फैला है आपका शिवालिक क्षेत्र, 3 तो ये हो गया आपके, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, देहरादून हो गया आपका चौथा, देहरादून, हरिद्वार हो गया, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। ठीक है, पौड़ी के बाद आपका नैनीताल ऊपर किया है, ठीक है, चंपावत। तो ये दोस्तों 7 जिले हैं जिनमें जो है आपका शिवालिक क्षेत्र फैला है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंदा देवी पूर्वी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है, नंदा देवी पूर्वी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की बात नहीं हो रही है, नंदा देवी पूर्वी शिखर की ऊंचाई कितनी है वो बताना आपने। ऑप्शन देखिए, 7,817 मीटर,
7,756 मीटर, 7,434 मीटर या फिर 7,272 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? नंदा देवी पूर्वी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7,434 मीटर। तो ये किसकी ऊंचाई है? नंदा देवी पूर्वी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखिए 7,817 मीटर किसकी ऊंचाई है? ये है नंदा देवी पश्चिमी की। ठीक है, नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है और ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी यानी कि ऊंची सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, उसके बाद आपका 7,756 मीटर ये है आपका कामेट का। ठीक है, किसका है? कामेट शिखर का। कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है अगर आपको पूछा जाता है तो ये है 7,756 मीटर। और उसके बाद आखिरी जो है 7,272 मीटर जो है ये माणा शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, माणा शिखर की ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीन जो है स्टार्टिंग के 7,817, 7,756 और 7,434 मीटर, ये तीन जो हैं सर्वोच्च हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं राज्य के। ठीक है, सबसे पहले आपका नंदा देवी पश्चिमी, उसके बाद कामेट शिखर, उसके बाद फिर नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। तो नंदा देवी पूर्वी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपका 7,434 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए दोस्तों 7 का। क्या रहेगा 7 का आंसर? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? 17वां, 18वां, 20वां या फिर 21वां? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 18वां। बी आपका राइट रहेगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, इसको याद रखेंगे। और जनगणना से भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात बताना है। शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन देखिए 963, 840, 890 या फिर 816। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 890। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 890। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान कौन सा है अगर आपको पूछा जाता है तो लिंगानुपात में देश में जो है राज्य का स्थान कौन सा है? तो वो है आपका 13वां। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको हर जिले का जो है पुरुष और महिला साक्षरता के बारे में आपको बताया था। तो आपको बताना है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अल्मोड़ा जनपद में बताना है महिला साक्षरता दर कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? अल्मोड़ा जनपद में महिला साक्षरता दर बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 69.93%। बी आपका राइट रहेगा। ये महिला साक्षरता दर है अल्मोड़ा जनपद की। बात करें दोस्तों पुरुष साक्षरता की। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में महिला साक्षरता दर कितनी है? 69.93%। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है अल्मोड़ा जनपद में 92.86%। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों चीज़। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको जिले पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया अल्मोड़ा जनपद, आपको कोई भी जनपद पूछा जा सकता है। महिला साक्षरता पूछी जा सकती है, पुरुष साक्षरता पूछी जा सकती है। तो इसलिए आपको जो है उनको भी ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड में जो है औसत साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड की जो औसत साक्षरता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो औसत साक्षरता है, ठीक है, औसत साक्षरता उत्तराखंड की कितनी है? तो वो है
78.82%। ठीक है। और साक्षरता, औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो देश में राज्य का स्थान है 17वां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता कितनी है उत्तराखंड में? वो है आपका 87.40%। और देश में स्थान जो है पुरुष साक्षरता में, देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो वो है 13वां। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड में महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कितनी है? 64.60% है। ठीक है, बात करें महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो वो है 20वां स्थान। ठीक है, ये स्थान भी आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को मैंने पहले बता रखा है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। कितनी है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो 93.90%। ठीक है, ये भी इसको आप याद रखेंगे। और साथ ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हो गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग याद रखना है और साक्षरता दर याद रखनी है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो सबसे कम कहाँ है पुरुष साक्षरता? सबसे कम पुरुष साक्षरता है आपका हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में है, कितनी है? 81.04%। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना जो है, ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इसको एक बार देख लें। ठीक है, यहाँ से जरूर आपके क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में स्थित किस ताल के पास द्रौपदी ने अपनी रसोई बनाई थी? तो ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में जब ताल मैंने आपको बताए थे, उत्तराखंड के प्रमुख जो ताल बताए थे, वहाँ बताया था मैंने आपको उत्तराखंड में स्थित जो है किस ताल के पास द्रौपदी ने अपनी रसोई बनाई थी? ऑप्शन देखिए, गरुड़ ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए? उत्तराखंड के किस ताल के पास जो है द्रौपदी ने अपनी रसोई बनाई थी? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या रहेगा? गरुड़ ताल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? गरुड़ ताल रहेगा राइट आंसर। ठीक है, गरुड़ ताल कहाँ है ये मैंने आपको बताया। ये सारे जो ताल हैं, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल, तो मैंने आपको 7 ताल के बारे में बताया था। ठीक है, 7 ताल जो आपका नैनीताल में है, तो 7 ताल में 7 छोटी छोटी तालों का समूह है, उनमें आपका जो है ये गरुड़ ताल आता है, लक्ष्मण ताल आता है, राम ताल आता है, सीता ताल आता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बताए। तो याद रखेंगे, द्रौपदी ने अपनी रसोई जो है किस ताल के पास बनाई थी? गरुड़ ताल के पास। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 है, देखिए पुस्तक का नाम देखिए, किंगडम ऑफ नेपाल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको ये बताना है, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, आर शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा इसका आंसर? ये मैंने आपको बताया भी है पहले। तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या रहेगा? 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन। तो बी आपका राइट रहेगा, फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक। ठीक है, इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? तो ये इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि जो थोहर चंद था, ठीक है, थोहर चंद, ठीक है, थोहर चंद जो आपका इलाहाबाद से आकर जो है नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी की, और आगे चलकर उसने फिर क्या किया? चंपावत की स्थापना की उसने। तो ये जो हमें उल्लेख मिलता है, ये जानकारी जो मिलती है, वो किससे मिलती है? किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से मिलती है, और जिसकी रचना किसने की है? फ्रांसिस हैमिल्टन ने की है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। आपको बताना है नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था। ऑप्शन देखिए, ज्ञानचंद, भारती चंद, कीर्ति चंद, या फिर प्रताप चंद। तो
क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर? नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? मैंने आपको चंद वंश के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। ये सारे जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं वो सारे वहीं से जो है मैंने लिए हैं। तो क्या रहेगा राइट आंसर 12 का? नीलू कठायत जो है किसका सेनापति था? राइट आंसर रहेगा ज्ञानचंद, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा, ज्ञानचंद का सेनापति था नीलू कठायत, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको नीलू कठायत से एक चीज़ और याद रखनी है। नीलू कठायत दोस्तों रोहिलों के खिलाफ जो है तराई भाबर में वीरता से युद्ध लड़ा था, और युद्ध लड़ने के कारण दोस्तों इसको एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कौन सी उपाधि दी गई थी नीलू कठायत को? कुमैया, कुमैया खिल्लत, ठीक है। कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई थी आपको पूछा जा सकता है, तो नीलू कठायत को दी थी। तो नीलू कठायत कौन था? नीलू कठायत जो है ज्ञानचंद का सेनापति था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। बात करें दोस्तों ज्ञानचंद की, तो ज्ञानचंद से मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। ये चंदवंश का कौन से नंबर का राजा था? 29वां राजा था ये चंदवंश का। और साथ ही साथ इसने जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया था। कितनी साल शासन किया? यानी कि 45 वर्षों तक इसने शासन किया दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और इनका जो राज चिन्ह था गरुड़, इनकी ज्ञानचंद का क्या था राज चिन्ह? गरुड़ था। क्यों था गरुड़ इनका राज चिन्ह? ये भी आप याद रखेंगे। इसलिए था दोस्तों क्योंकि जो ज्ञानचंद था वो विष्णु का उपासक था, यानी कि गरुड़ेश्वर का उपासक था। किसका उपासक था? गरुड़ेश्वर, गरुड़ेश्वर का उपासक था, यानी कि आपका विष्णु का उपासक था, ठीक है। साथ ही साथ ज्ञानचंद को दोस्तों शोर का विजेता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि शोर यानी कि पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है ज्ञानचंद को। और इसका उल्लेख हमें किससे मिलता है? मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है। किससे मिलता है? मझेड़ा ताम्रपत्र। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, मझेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। तो चंद वंश जिसने नहीं देखा है, सारे वंश मैंने आपको बताए हैं, डिटेल में आप अच्छे से उनको देखिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नीलू कठायत जो है किसका सेनापति था? ज्ञानचंद का, ठीक है। और इसी नीलू कठायत को दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी? कुमैया खिल्लत की, ठीक है। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी? तो आपको बताना है, चंद राजा बताना है जिसने अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था किसने की थी? किस चंद राजा ने की थी? बताया था मैंने आपको। राइट आंसर 13 का क्या रहेगा? रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद ने दोस्तों अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की। साथ ही साथ आपको रुद्रचंद से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुद्रचंद जो है क्या था? संस्कृत प्रेमी था, ठीक है। क्या था? संस्कृत प्रेमी। साथ ही साथ याद रखना है, चंद जो रुद्रचंद था वो चंदवंश का 45वां जो है राजा था, ठीक है। कौन से नंबर का राजा था? 45वां राजा था रुद्रचंद चंदवंश का। और रुद्रचंद को दोस्तों अकबर का समकालीन माना जाता है, अकबर का समकालीन, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया था रुद्रचंद ने, मल्ला महल, ठीक है। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किसने किया? रुद्रचंद ने करवाया था। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है रुद्रचंद से, सिरोली ब्राह्मणों पर को जो है अपना रसोईया किसने बनाया था? ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि सिरोला ब्राह्मण जो है, ठीक है, तो सिरोला ब्राह्मण को अपना रसोईया किसने बनाया था? रसोईया किसने बनाया था अपना रसोईया? रुद्रचंद ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि जो समाज में जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए रुद्रचंद ने बनाया था, ठीक है। तो बी आपका राइट रहेगा। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है, पुरिया नैथाणी और शंकर डोभाल किस पंवार राजा के सेनापति थे? तो आपको बताना है दोस्तों, पुरिया नैथाणी और शंकर डोभाल। ये पुरिया नैथाणी के बारे में मैंने आपको पहले वाले मॉक टेस्ट में भी बताया था। तो किस पंवार राजा के सेनापति थे ये दोनों, पुरिया नैथाणी और शंकर डोभाल?
ऑप्शन देखिए मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर श्याम शाह। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? फतेहपति शाह। ठीक है, याद रखेंगे। फतेहपति शाह के सेनापति कौन थे? पुरिया नैथानी और शंकर डोभाल, इनके नाम याद रखेंगे। और पुरिया नैथानी स्पेशली आपको याद रखना है। पुरिया नैथानी को दोस्तों गढ़वाल का क्या कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। गढ़वाल का चाणक्य किसको कहा जाता है अगर आपको पूछा जाता है तो आंसर क्या रहेगा आपका? पुरिया नैथानी। साथ ही साथ इसको जो है, पुरिया नैथानी को जो है गढ़वाल का नाना फड़नवीस भी कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का नाना फड़नवीस, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो नाना फड़नवीस, गढ़वाल का नाना फड़नवीस कहा जाता है पुरिया नैथानी को। ठीक है, और पुरिया नैथानी और शंकर डोभाल जो हैं किसके सेनापति थे? फतेहपति शाह के। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बात करें फतेहपति शाह की दोस्तों, तो फतेहपति शाह से आपको मैंने सारी फैक्ट बता रखे हैं। पंवार वंश का ये जो है दोस्तों 48 नंबर का जो है राजा था। ठीक है, फतेहपति शाह। और इसके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, पहली जो मॉक टेस्ट आपका 5 या 4 में बताया था मैंने आपको। फतेहपति शाह की जो 9 रत्न थे कौन कौन थे, इनके नाम भी बताए थे मैंने आपको। ठीक है, आपने याद रखना है। और फतेहपति शाह से दोस्तों एक पूछा जाता है, इनका एक युद्ध है। कौन सा युद्ध है? भंगाणी का युद्ध। ठीक है, भंगाणी का युद्ध, इसके बारे में मैं आपको बताया है मैंने। भंगाणी का युद्ध जो है, भंगाणी युद्ध के बारे में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं फतेहपति शाह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए देहरादून में मंगलेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, मंगलेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए? रघुपति चौथा, चंद्रमणि डंगवाल, जयदेव बहुगुणा या फिर मेघागर शर्मा। तो देहरादून में है दोस्तों मंगलेश्वर शिव मंदिर, इसको किसने बनवाया था? तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर? चंद्रमणि डंगवाल। ठीक है, ये कौन थे चंद्रमणि डंगवाल दोस्तों? ये आपको याद रखना है। ये चंद्रमणि डंगवाल जो थे दोस्तों परमार राजा प्रदीप शाह के मंत्री थे। ठीक है, प्रदीप शाह। ठीक है, बताया ना मैंने आपको प्रदीप शाह के बारे में। ठीक है, तो परमार राजा प्रदीप शाह का मंत्री था चंद्रमणि डंगवाल। इसने दोस्तों देहरादून में मंगलेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जो रघुपति चौथा है, तो रघुपति चौथा कौन था? ये भी जो है प्रदीप शाह का क्या था? रघुपति चौथा, ये रघुपति चौथा जो है दीवान था प्रदीप शाह का। ठीक है, और जो जयदेव बहुगुणा है, जयदेव बहुगुणा दोस्तों ये क्या था? प्रदीप शाह का प्रदीप शाह का क्या था? जयदेव बहुगुणा ये था ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिषी था। और मेघागर शर्मा जो है ये प्रदीप शाह का क्या था? राजकवि था। ठीक है, राजकवि। मैंने बताया था मेघागर शर्मा ने जो है एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी रामायण प्रदीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामायण प्रदीप किसने लिखी थी आपको पूछा जा सकता है, रामायण प्रदीप। ठीक है, तो रामायण प्रदीप दोस्तों किसने लिखा था इसको? मेघागर शर्मा ने। ठीक है, तो मेघागर शर्मा कौन था? मेघागर शर्मा ये जो है दोस्तों प्रदीप शाह का क्या था? राजकवि। ठीक है, याद रखेंगे। ये रामायण प्रदीप पूछा जाता है तो उसको भी आपने याद रखना है। तो ये चारों जो हैं आपका रघुपति चौथा, चंद्रमणि डंगवाल, जयदेव बहुगुणा और मेघाकर शर्मा, ये चारों दोस्तों क्या हैं? ये प्रदीप शाह के जो हैं। रघुपति चौथा दीवान, चंद्रमणि डंगवाल ये आपके क्या हैं? चंद्रमणि डंगवाल अभी बताया मैंने आपको, ये आपके मंत्री हो गए। और जयदेव बहुगुणा ज्योतिषी और मेघाकर शर्मा राजकवि। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है? गोरखा काल में दोनिया कर किस प्रकार का कर था? तो ये कर से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो आपको बताना है गोरखा काल में सारे कर बता रखे हैं। तो गोरखा काल में आपको, तो गोरखा काल में दोनिया कर किस प्रकार का कर था? ऑप्शन देखिए, भूमि कर, कपड़ों पर लगने वाला कर, ब्राह्मणों पर लगने वाला कर या फिर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 16 का दोनिया कर जो है किस प्रकार का कर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था दोनिया कर।
ठीक है, जो पहाड़ी पशुचारक हैं उनसे लिया जाने वाला कर था दोनिया कर। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे भूमि कर है तो भूमि कर क्या था गोरखा काल में, जैसे पुंगड़ी कर। ठीक है, पुंगड़ी कर था। ठीक है, जो भूमि पर लगता था। जैसे कपड़ों पर लगने वाला कर कौन सा था, कपड़ों पर लगने वाला कर था गोरखा काल में तान कर। ठीक है, तान कर। उसके बाद जैसे आपका ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगता था, तो मैंने आपको बताया था ब्राह्मणों पर कुशही कर लगता था, कुशही, कुशही कर। ठीक है, ये सारे कर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, दोनिया कर जो है किस प्रकार का कर है, तो ये है दोस्तों पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, और भूमि कर आपका पुंगरी कर, कपड़ों पर लगने वाला कर तान कर, और ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, कुशही कर। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा ने देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। आपको ये बताना है टिहरी रियासत के कितने राजा हुए। मैंने आपको डिटेल में टिहरी रियासत के बारे में बता रखा है। ठीक है, टिहरी रियासत में कितने राजा हुए, तो 6 राजा हुए टिहरी रियासत में। ठीक है, तो टिहरी रियासत के किस राजा ने देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। ऑप्शन देखिए, प्रताप शाह, दूसरा भवानी शाह, सुदर्शन शाह, और डी है आपका नरेंद्र शाह। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बताइए 17 का। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 17 का, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भवानी शाह ने की। ठीक है, भवानी शाह ने दोस्तों देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। अगर आपको पूछा जाता है कब की, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों संस्कृत पाठशाला की स्थापना देवप्रयाग में भवानी शाह ने कब की, 1862 में। ठीक है, 1862 में दोस्तों याद रखेंगे स्थापना की संस्कृत पाठशाला की देवप्रयाग में भवानी शाह ने। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों भवानी शाह जो है ये दूसरे नंबर के राजा थे टिहरी रियासत के, और साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था ये भी आपको पूछा जा सकता है, 1859 से लेके आपका 71 तक। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की और कब की। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो आपको पहले बताया है उसी में से मैंने आपको ये जो है छांट के जो है आपके लिए बनाए हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किस टिहरी नरेश ने की थी। तो आपको बताना है उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की जो स्थापना है वो किस टिहरी नरेश ने की थी। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, या फिर मानवेंद्र शाह। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो 18 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कीर्ति शाह। तो उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जो है किसने की, तो कीर्ति शाह ने की दोस्तों। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और कीर्ति शाह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कीर्ति शाह से। तो आपको पहला ये तो ये याद रखना है कि उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने की। साथ ही साथ दोस्तों कीर्ति शाह से आपको याद रखना है, कीर्ति शाह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीर्ति शाह का कार्यकाल की बात करें तो कीर्ति शाह का जो कार्यकाल रहा 1886 से लेके 1913 तक, यानी कि 1886 से लेके 1913 तक जो है शासन रहा कीर्ति शाह का। और कीर्ति शाह को दोस्तों गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जा सकता है, कहा जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है, गढ़वाल का अकबर। तो गढ़वाल का अकबर किसको कहते हैं, कीर्ति शाह को कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कीर्ति शाह ने दोस्तों कीर्ति नगर की स्थापना की। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कीर्ति शाह कौन था, ये प्रताप शाह का पुत्र था। ठीक है, और कीर्ति शाह का विवाह कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया था कीर्ति शाह का जो विवाह हुआ था वो नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर की पौत्री से इनका विवाह हुआ था कीर्ति शाह का। और इनको दोस्तों उपाधि दी गई थी। ठीक है, नाइट की उपाधि दी गई थी इनको, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया कहा गया इनको। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार में इनको दोस्तों ये उपाधि दी गई। साथ ही साथ दोस्तों इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसकी डिटेल में जो है मैंने आपको बता रखा है कीर्ति शाह के बारे में, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अच्छे से इसको देखिए। ठीक है, चलिए, और यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण कब हुआ? ठीक है, आप सभी जानते हैं बागेश्वर जनपद में गोमती नदी के ऊपर जो पुल है उसका निर्माण कब हुआ? ठीक है, इसको हम गोमती पुल कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए 1830, 1838, 1848, 1858। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बागेश्वर में गोमती पुल का निर्माण कब हुआ? तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर रहेगा 1848 में दोस्तों गोमती नदी पर जो पुल है बागेश्वर का, गोमती पुल, उसका निर्माण हुआ। और उस समय आपको पूछा जा सकता है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 1848 में उत्तराखंड में कौन था कुमाऊं कमिश्नर? बताइए। मैंने सारे कुमाऊं कमिश्नर आपको बताए हैं। तो बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर जब पुल का निर्माण हुआ, यानी कि गोमती पुल का निर्माण हुआ, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? टॉमस लूसिंगटन। कौन थे? टॉमस लूसिंगटन। नाम याद रखेंगे, टॉमस लूसिंगटन थे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर। और इनका कार्यकाल जो है दोस्तों याद रखेंगे 1838 से लेके 48 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 1947 में। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये बताना है। ऑप्शन देखिए डब्ल्यू फिनले, के एल मेहता, जे एक्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा डब्ल्यू फिनले। तो ये आपका राइट रहेगा। भारत की स्वतंत्रता, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, भारत की स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले थे स्वतंत्रता के समय। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद, 1947 के बाद दोस्तों पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वो थे आपके के एल मेहता। ठीक, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दो चीज यहां से याद रखेंगे। पहला, स्वतंत्रता के समय जो है आपके कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले थे, नाम याद रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन रहे? वो रहे आपके के एल मेहता। और के एल मेहता से आपको याद रखना है ये स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, याद रखेंगे दोनों फैक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने सेलेक्टेड जो है इसमें लिए थे और आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।